बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इसमें आपने कोई स्पेशल पेन नहीं लेना। इस पेज पे जहाँ मैं कहूँगा वहाँ पे आपने बस वो चीज़ स्पेशली करनी है, बाकी जस्ट रीड करके इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है। इस टॉपिक में हमारी बुक ने शो किया हुआ कि हम वर्टिब्रेट्स जो बैकबोन रखते हैं उनके एंसेस्टर्स ये थे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। हमने चैप्टर 10 पढ़ा था। चैप्टर 10 में वहाँ पे एकाइनोडर्म्स के बाद हेमिकॉर्डेट लिखा था, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद कॉर्डेट स्टार्ट हो गए और इसमें एम्फियोक्सिस वगैरह थे। वो वाले जो थे वो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स थे। जो एम्फियोक्सिस वाला ग्रुप था वो उसमें कुछ कैरेक्टर्स उधर के थे और इतने एडवांस नहीं थे, प्रिमिटिव थे वो, और कुछ एडवांस फीचर्स थे, इसलिए उनको इनवर्टिब्रेट थे तो वो कॉर्डेट ही एम्फियोक्सिस वगैरह, लेकिन वो इनवर्टिब्रेट लाइक कुछ फीचर्स भी उसमें थे, इसलिए तो उनकी बात हो रही है। एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स दे वर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। दे हैव सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। उनकी बॉडी में सेगमेंटेड बॉडीज़ हैं। इनवर्टिब्रेट तो ख़ास तौर पे किसी इनवर्टिब्रेट की बात करें जैसे अर्थवर्म, हमने कहा था सेगमेंट्स हैं उसकी बॉडी में, तो सेगमेंटेड बॉडी जो है हर सेगमेंट के अंदर हमने कहा था 2 नेफ्रिडिया पड़े हुए हैं, तो अगले सेगमेंट में फिर 2, अगले सेगमेंट में 2, इस तरह से सेगमेंटली अरेंज्ड। ऐसा ही वो जो पुराने कॉर्डेट्स थे उनमें भी ऐसा ही था, और बल्कि कुछ अर्ली जो वर्टिब्रेट्स थे, शुरू वाले वर्टिब्रेट बैकबोन वाले जैसे हैग फिश, ये फ़िश है, इनमें भी किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं, इसमें बाकायदा किडनी इस तरह नहीं होती जैसे ह्यूमन में है, तो वो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो भी सेगमेंटली अरेंज्ड हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में पड़ी हुई हैं। बाकी जो मेन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें किडनीज दे आर नॉट सेगमेंटली अरेंज्ड, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस ओनली। और इनका किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन है, आपको पिछली क्लासेस से आइडिया है। तो बस जस्ट इन 2-4 बातों को हल्का फुल्का याद रख लीजिएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लीजिएगा, ये इसमें से कोई एमसीक्यू भी आपके पेपर में आ सकता है। व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट? दीज आर द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मेटाबॉलिज्म जो हो रही है जिसम के अंदर बेतहाशा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके दौरान यूजफुल सब्सटेंस भी बन रही हैं, वेस्ट भी बन रहे हैं। दोज वेस्ट आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड इनकी एग्जांपल्स हम लेते हैं। और हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, इनके प्रिकर्सर्स कौन है, तो इनको ज़रा ध्यान से याद रखिएगा। यूरिया हमारा प्रिंसिपल वेस्ट है, मेन वेस्ट है। तो यूरिया जो है प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में बनता है यूरिया, याद रखिएगा ये। क्रेटिनिन फ्रॉम, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मसल क्रेटिन, ये क्रेटिन से प्रोड्यूस होता है क्रेटिनिन। यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन। हेमोग्लोबिन जब हमारे रेड ब्लड सेल्स बूढ़े हो जाते हैं और पुराने हो जाते हैं और उनको बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है, उनकी जगह नए बनते रहते हैं, तो वो अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन पे बनता है ये पिगमेंट बिलिरुबिन। मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स हमारी बॉडी में ब्रेक होते हैं तो मेटाबोलाइट्स उनके ब्रेकडाउन होने पे कुछ वेस्ट बनते हैं, दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, हमारी अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बाज़ोकात प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जब कोई बैक्टीरिया वायरसेस अटैक करते हैं बॉडी में, दे स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल हैं। इंजेस्टेड टॉक्सिन्स, कुछ हमारे खाने पीने के साथ कुछ टॉक्सिन चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड,
बाई चांस फ्रॉम एनवायरनमेंट, या कोई सुसाइडल अटेम्प्ट में भी बाज़ लोगों में पेस्टिसाइड्स और ड्रग मॉलिक्यूल्स वो टॉक्सिक प्रूव हो सकते हैं अगर ड्रग का बेतहाशा अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए, तो वो टॉक्सिक लेवल उनका टॉक्सिक लेवल पे राइज़ कर जाते हैं बॉडी के अंदर। और फूड एडिटिव्स जो हमारी खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं और जो ख़ास तौर पे पैक्ड आती हैं कैन्स वगैरह के अंदर, जैम्स और इस तरह की चीज़ें या केचप वगैरह या इस तरह के, इनमें जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं या कलर्स डालते हैं, हम और दूर नहीं जाते टमाटो केचप में जो कलर, तो आपको पता है ये सरेआम वाले और फलां वाले वो फिर रहे हैं, मीडिया वाले और इनको तलाश कर रहे हैं, और फूड अथॉरिटी वाले बेतहाशा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार लोग पड़े हुए हैं, वो बेहतरीन किस्म के कलर्स और केमिकल सेलेक्ट करके डालते हैं कि वो कहते हैं अगले मर जाएं, हमारी खैर है, हमें तो पैसा आए। तो इस तरह से वो फिर वो जो एडिटिव्स डालते हैं फूड के अंदर, खाने पीने की चीज़ों के अंदर, और जिसको हम बड़े मज़े से वो ये शावरमा चल रहा है और जिंगर चल रहा है और समोसे चल रहे हैं और उनके साथ ये जो केचप वगैरह है, उसमें मेजॉरिटी केसेस में वो 2 नंबर कलर्स, 2 नंबर भी मिलेगा, 4 नंबर कलर्स डाले होते हैं एंड दे आर टॉक्सिक टू आवर बॉडीज़। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में अगला टॉपिक शुरू हो गया इसके बाद छोटा सा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लिवर और किडनी प्राइमरी ऑर्गन्स हेल्पिंग इन वेस्ट एलिमिनेशन, वेस्ट को रिमूव करने में लिवर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और वो भिजवा रहा है वाया ब्लड टू किडनीज एंड किडनीज आर देन एक्सक्रीटिंग। लिवर का याद रखिएगा, ये वाला सेंटेंस जो पढ़ रहा हूँ एमसीक्यू के लिए। इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है, मरकज़ी हैसियत हासिल है हमारी बॉडी में लिवर को, बेतहाशा मेटाबॉलिज्म हो रही है लिवर के अंदर। एंड बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, और वहाँ से मेटाबॉलिज्म में वेस्ट प्रोड्यूस करके उनको क्लियर करता रहता है और आगे भेजता रहता है टूवर्ड्स किडनीज। इट आल्सो डिटॉक्सीफाइज मैनी केमिकल पॉइजन्स। तो ये जो हमने अनजाने में खाने पीने की चीज़ें, हमने तो यही समझा कि हमें शानदार प्रोवाइड की जा रही है मार्केट से और वो टॉक्सिक हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो फिर टॉक्सिन जब बॉडी में जाते हैं हमारे खाने वाने के साथ या मशरूबात की शक्ल में भी हो सकते हैं, तो वो लिवर उनको डिटॉक्सीफाई करता है। लिवर के पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं, लिवर सेल्स में डिटॉक्सीफिकेशन होती है और लिवर फिर प्रोड्यूस कर रहा है एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये आपको पता है। यूरिया साइकिल, यूरिया जो है इट इज़ प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। इट इज़ द डिटॉक्सीफाइड ऑफ एमोनिया, हम पहले कह चुके हैं कि एमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। एमोनिया द मोस्ट टॉक्सिक और देन कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक देन एमोनिया इट इज़ यूरिया हमारी बॉडी में। फिर आपने यहाँ पे मैंने जो एरोज बना दिए हुए हैं, आपने यूरिया साइकिल की लाइंस हैं आपकी बुक में, अभी मैं अगले पेज पे वो लाइंस दिखा भी देता हूँ कि वो 4-5 लाइनें हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा ठीक तरह से। आपको आता है यूरिया साइकिल, पहले हम पढ़ चुके हैं, जस्ट यहाँ पे रीड करके वही बातें हैं, सेम एग्जैक्टली वही हैं, जो उनको याद कर लीजिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर है व्हाट इज़ यूरिया साइकिल, डिफाइन यूरिया साइकिल, तो फिर ये लाइनें लिखनी हैं, और ड्रा यूरिया साइकिल तो फिर वो जो हमने पहले बनाया था। इसी टॉपिक लिवर की मेन बातें की हैं हमने, और यहाँ पे 2 बातें और भी एडिशनल की हुई हैं। स्वेट ग्लैंड्स, तो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी से, पसीना उसमें पानी होता है, साल्ट होते हैं, और पसीना कभी आपने हार्ड वर्क करते हुए कभी कभी वो चख भी लेता है बंदा ऐसे बाई चांस, ऊपर से माथे से या नाक से बहता हुआ मुंह में, तो साल्टी होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। वो स्वेट जो है, ये स्वेट ग्लैंड इट इज़ नॉट एक्सक्रीटरी, ये वाला जो रोल है इसका स्वेट ग्लैंड्स का, दिस
द स्वेट प्रोड्यूस फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज मेंट फॉर थर्मल रेगुलेशन। बॉडी का टेम्परेचर, वो जो पानी बाहर जा रहा है वो रिमूव किया जा रहा है और बॉडी हीट को साथ लेके जा रहा है। ऐसा ही सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सीबम। ख़ास तौर पे आजकल इन दिनों में, इस मौसम में, गर्म मौसम में हम हाथ लगाएं तो चेहरे पे तो चिकनाहट सी महसूस होती है। वो सेबम होता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। हमारी स्किन के अंदर ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि स्किन में ना पेनिट्रेट कर जाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, मैं आपकी बुक से मैंने ये यूरिया साइकिल है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। बाकी ऊपर वाली लाइंस कुछ नहीं करनी, वो मैंने आपको उधर बता दी हुई हैं। द मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर कॉल्ड यूरिया साइकिल। ये हमने पहले लाइन लिखी हुई है वहाँ पे। उसके बाद वही जो 2 अमोनिया एंड 1 CO2 शंटेड इनटू द साइकिल, एडेड इनटू द साइकिल टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। फिर आगे चलते जाएं तो ये सारा आपको आता है, इसको मैं नहीं कुछ कह रहा। मैं ज़रा आपको टेबल बता दूं, ये वाला, ये टेबल ज़रूर तैयार कीजिएगा। मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर का एक फंक्शन है सिंथेटिक फंक्शन, यानी कौन कौन सी चीज़ें सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिक एसिड अभी हमने कहा था, एंड देन दीज आर सेंट थ्रू ब्लड टू किडनीज, एंड किडनीज देन सपोर्ट लिवर इन वेस्ट डिस्पोजल। यानी जो लिवर ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया किडनीज के बाद भेज दिए, उसको फिर रिमूव कर रहे हैं किडनीज। दूसरा चीज़ जो सिंथेटिक फंक्शन में दूसरी चीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। तो ये जो 1 है प्रोथ्रोम्बिन, 1 और 2, यानी ए जो है, ए में 2 नाम ले, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ब्लड वाला टॉपिक चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में रोल प्ले कर रहे हैं ये दोनों। और एल्ब्यूमिन इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, यानी इट मेंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, ख़ास लेवल पे गाढ़ा रखता है ब्लड को। सीधे साधे अल्फाज में तो ख़ास गाढ़ापन ना कम होना चाहिए कि ब्लड इतना ही पतला हो जाए कि ब्लड कैपरीज में से ज़्यादा लीक हो जाए, या उतना ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए कि क्लॉटिंग हो जाए और हार्ट अटैक का खुदा ना खासा नुकसान चांसेस बन जाए, नुकसान हो जाए। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन। बाइल, ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 12 में। इट एमल्सिफाइज फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, इसे बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। और फिर लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये भी सिंथेसाइज वहीं पे हो रहे हैं लिवर में। लाइपोप्रोटीन्स भी क्या कर रहे हैं, ये ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं। ब्लड की केमिकल कंपोजिशन ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं ये, और इनकी ख़ास लेवल मेंटेन रहनी चाहिए वहाँ पे। एनर्जी स्टोर करते हैं लिपिड्स वगैरह, और मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। और लाइपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लाइपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो और आगे चलते हैं अब हम लिवर के नेक्स्ट फंक्शन में। यहाँ से ये स्टोरेज देखिए ज़रा, अगला फंक्शन ये है स्टोरेज, आयरन स्टोरेज। तो लिवर का एक फंक्शन ये भी है, आयरन स्टोर करता है, और ऑक्सीजन टिश्यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट हेमोग्लोबिन। और ये आयरन जो है फिर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। हेमोग्लोबिन के अंदर होता है, हेमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। और लिवर का अगला फंक्शन स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडीज इन मसल्स एंड लिवर। तो ये एनर्जी रिजर्व है, स्टोर्ड एनर्जी है। जब ज़रूरत पड़ेगी फिर ग्लाइकोजन दोबारा टूट के ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर ब्लड में चला जाएगा, सेल्स में, जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अच्छा, लिवर में कन्वर्शन हो रही है एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन। फालतू जो ग्लूकोज हुआ हमारे खाने वगैरह के डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज खून में ज़्यादा है,
उसको कन्वर्ट कर दिया गया ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन फिर स्टोर कर दिया गया बॉडी में। लैक्टिक एसिड इज़ आल्सो कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन लिवर। तो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है लिवर में, एक ख़ास किस्म का केमिकल रिएक्शंस का एक साइकिल चलता है, वो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर जहाँ बॉडी को चाहिए तो ये भी लिवर कर रहा है, एंड स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और फिर जो ग्लाइकोजन पहले से स्टोर हुआ पड़ा है, वैन एवर रिक्वायर्ड टू द बॉडी इट विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज विल बी यूज्ड टू रिलीज एनर्जी इन द बॉडी। तो इस तरह से ये एनर्जी स्टोरेज या उसको एनर्जी को यूज़ करना हो तो ये लिवर रोल प्ले कर रहे हैं। और रिसाइकलिंग, रीयूजिंग कॉन्टेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल, मैं बता चुका हूँ कि बूढ़े पुराने रेड ब्लड सेल्स को जब अपनी एज पूरी कर लेते हैं तो उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है, और उनके अंदर हीमोग्लोबिन टूटता है, उसमें आयरन होता है और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हीमोग्लोबिन के कुछ और अज्जा होते हैं जो नया हीमोग्लोबिन बनाने में यूज़ होते हैं, और नए रेड ब्लड सेल बनने में फिर रोल प्ले करेंगे। तो इस तरह से नए रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे विल हेल्प इन प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन टू आवर टिश्यूज एंड बॉडी, हमारे जिस्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। और लास्ट रोल है लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन मैनी हार्मफुल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड, ड्रग्स, ये बात हम कर चुके हैं, और फिर इनको डिस्ट्रॉय करके, डिटॉक्सीफाई करके, जहर को डिस्ट्रॉय करके, ख़त्म करके, कम करके, फिर वो वेस्ट जो बचेंगे किडनीज़ के पास और बॉडी से रिमूव कर दिए जाएंगे। इस तरह से इस टेबल को भी कर लीजिएगा। और मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये हमारा आ गया, ये थोड़ा सा मैं और ऊंचा करूँ ताकि डायग्राम आपको नज़र आ जाए। ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, फर्स्ट लाइन से ये हमारा यूरिनरी सिस्टम ये हमने बना दिया यहाँ पे। इसमें पहले एक तो छोटी छोटी बातें कर दूँ, ये MCQ। इसके कंपोनेंट्स में हमारे यूरिनरी सिस्टम में ये देखिए, ये 2 किडनीज, ये वाली लेफ़्ट है और ये वाली राइट है। हम जैसे बैठे हुए हैं लगता है हमारी राइट साइड पे ये लगती है, लेकिन ये उलट नज़र आएगी। आपके सामने जो बंदा खड़ा होगा उसकी किडनी समझ लीजिए आप देख रहे हैं आपके, तो आपकी राइट और उसका रुख आपकी तरफ है बंदे का, तो उसकी लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट, ये राइट किडनी। तो 2 किडनीज, ये MCQ, मेक 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल वज़न का 1% है। अगर किसी का वेट 100 किलोग्राम है तो 1 kg होगा किडनीज का। और ब्लड रिसीव्ड बाय बोथ किडनीज 20% विथ ईच कार्डियक बीट। एक दिल की धड़कन पे जब ब्लड बॉडी को जाता है तो 20% सिर्फ किडनीज को जाता है। किडनीज को, दोनों किडनीज को 20% टोटल ब्लड का जाता है, बाकी 80% सारे जिस्म को जाता है। अब देखिए वेट के हिसाब से हम कंपेयर करें, वेट के हिसाब से 1%, और एफिशिएंसी ब्लड क्योंकि फिल्टर करना है इन्होंने और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं इसलिए 20%। द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू किडनीज इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। ये देखिए यहाँ से ये लाल रंग की ये आर्टरी होती है, ये जा रही है किडनी को इधर से, उसी एओर्टा से निकल के आ रही है ये वाली, ये लाल रंग इस किडनी को। तो ये रीनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड, एंड रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है? एओर्टा से। ये एओर्टा मेन बड़ी आर्टरी है, बड़ी आर्टरी आ रही है और उसमें से फिर ब्रांच निकलती है रीनल आर्टरी। और रीनल वेन, यहाँ से अब ब्लड वापस लाया जाएगा, ब्लड विल लीव द किडनी बाय रीनल वेन, और इट विल बी ब्रॉट बाय रीनल वेन्स फ्रॉम दिस किडनी एंड दिस किडनी टू ए लार्जर वेन, बड़ी वेन जो हमारे पेट से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है। इट इज़ कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ये लिखा हुआ है, इंफीरियर वेना केवा। तो किडनी में सेंटर में जहाँ पे ये देखिए मैंने कर्सर शो कर रहा हूँ, इस जगह पे खाली जगह है किडनी के अंदर, उस कैविटी का नाम पेल्विस है। सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी, पेल्विस इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड। यूरिन जो इसने प्रोड्यूस किया है, किडनीज का काम यूरिन प्रोड्यूस करना है,
तो वो फिर प्रोड्यूस होने के बाद इस जगह पे आता है, ये यहाँ पे सेंटर में, और फिर सेंटर से आगे फिर ट्यूब बाहर लेके जाएगी इसको। तो फंक्शन क्या हुआ किडनी का? फिल्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड, खून को छानना और उस पर मज़ीद कुछ प्रोसेस करना कि किस चीज़ को वापस लेना है, किसको आगे भेजना है, और फिर उसको बाहर निकाल देना फिर इस ट्यूब के ज़रिए से। 2 यूरेटर्स, 2 नालियाँ हैं जो किडनी से, यूरेटर वो डक्ट है, वो नाली है, वो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन को बाहर लेके आएगी। डक्ट्स थ्रू विच यूरिन लीव्स किडनी से बाहर आता है वो जिस नाली में, वो यूरेटर है। यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा और ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, ये वाले बाकी लाइंस वगैरह भी। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर जो है ये देखिए, ये आके यहाँ से ये इसके अंदर खुलेंगे, अंदर इसमें छोटा सा सुराख होगा, वहाँ से ये अंदर एंटर हो जाएंगे इस ब्लैडर के अंदर। और यूरेटर्स ड्रेन एम्प्टी, खाली होते हैं आके इनटू ब्लैडर, ये ब्लैडर है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, बाय यूरेट्रल ऑरिफिस। यूरेट्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस ओपनिंग, सुराख, छोटे से सुराख के जरिए नाली खुलेगी उस ब्लैडर के अंदर, थैली के अंदर, और ब्लैडर फिर यूरिन को कुछ देर के लिए स्टोर करता है। और फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ए ट्यूब बाय विच यूरिन लीव्स द बॉडी। अब जिस्म से बाहर ये ट्यूब जो जिस्म से बाहर लेके जा रही है यूरिन को, वो यूरेथ्रा है। और आखिर में स्फिंक्टर्स मसल्स एट द जंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ब्लैडर ख़त्म हो रहा है, यूरेथ्रा शुरू हो रहा है, इस जगह पे यहाँ मसल्स हैं, इस जगह पे यहाँ पे मसल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि यूरिन कब बॉडी से बाहर जाना है, कब तक इसको रोक के रखना है। जब तक रोक रहे हैं तो ये रोके रखना है, तो तब तक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो बॉडी से बाहर यूरिन फॉर्म में बाहर जाएगा, यूरिनेशन, यूरिन का बाहर जाना, यूरिनेशन। अब मैं आपको किडनी शो करता हूँ स्ट्रक्चर। ये देखिए किडनी, ज़रा किडनी को ज़रा सा और ऊंचा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब पता नहीं आप बना पाएंगे कि नहीं। यहाँ से इस लाइन को हमने तो अपनी बुक के हिसाब से शो किया है, जैसे बुक ने ये बनाई हुई है। अदरवाइज़ आप सीधा, अगर ये नहीं बन रही, प्रॉब्लम आ रहा है, तो सीधा इस लाइन को बस यूँ लेते जाइए यहाँ से, ये बाहर वाली बाउंड्री, ये ऐसे। और ये वाली जो ब्लैक लाइन, डबल लाइन है, इसको फिर ना बनाएं, इसको पूरी को ये रेड भी ना करें, बस ओपन, मतलब है सारी ओपन दिखा दीजिए, सारी ऐसे। बस बाहर से ये लाइन यहाँ से चलते जाएं, ऐसे ऊपर से यहाँ से आके यहाँ तक ले आइए। ये बना के ये फिर पिरामिड्स दिखाने हैं आपने। ये जो ट्रायंगल सी शो किए हैं, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 4 5 6 7 जितनी आप शो कर सकते हैं, ये दिखा दीजिए। और ये जो एरिया है किडनी के अंदर, 2 एरियाज़ हैं इसके, 2 बड़े हिस्से हैं। एक डॉट मैंने लगाया हुआ है, ये सारा डॉटेड एरिया, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स या सिंपल कॉर्टेक्स ही कह दीजिए, ये कॉर्टेक्स है। और जो ये सेंटर वाला हिस्सा, ये सारा जहाँ पिरामिड्स हैं, दिस इज कॉल्ड मेडुला। तो रीनल मेडुला, ये देखिए मेडुला नहीं पढ़ना है इसको, यू को ज़्यादा स्ट्रेस देकर नहीं पढ़ना। तो रीनल मेडुला और ये रीनल कॉर्टेक्स। रीनल मेडुला के अंदर है रीनल पिरामिड्स, और पिरामिड्स में आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं। ये असल में आपको पता है ना, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। बारीक नालियाँ, ये हल्का सा मैंने शो कर दी, ये नेफ्रॉन से शो कर दी हुई, यहाँ पे एक नेफ्रॉन इधर शो कर दी हुई है मैंने। तो इनकी ये जो नालियाँ हैं इन नेफ्रॉन की, सारी यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो क्योंकि मिलियंस हैं तो यहाँ गुच्छे पड़े हुए नालियों के, बहुत सारा पूरा जाल फैला हुआ है, इसलिए ये एरिया जो है इस तरह नज़र आता है आपको। नालियाँ नज़र आ रही हैं इसमें, रीनल पिरामिड वाली शक्ल वाली जगह पे। और कॉर्टेक्स और मेडुला 2 हिस्से हो गए इसके। अब एक चीज़ और, रीनल पेलविस का अभी मैंने कहा था सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी इज कॉल्ड, यहाँ पे जहाँ पे यूरेटर जाके, ये यूरेटर जाके यहाँ फैल गया, बड़ा चौड़ा हिस्सा नज़र आ गया,
दिस सेंटर ऑफ किडनी इज कॉल्ड पेल्विस। यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है बनने के बाद। और एक और वर्ड है रीनल हाइलस। मैंने रीनल हाइलस शो करने के लिए यहाँ पे कोई क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने हल्का सा इस किडनी को सिंपल सा ये दिखा दिया है। तो किडनी की ये जो जगह अंदर को पिचकी हुई है, दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस प्लेस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलस, रीनल हाइलस। ये वो जगह है जहाँ से खून की नालियाँ एंटर हो रही हैं या बाहर खून लेके आ रही हैं। दे आर एंटरिंग द किडनी और लिविंग द किडनी एट दिस साइट, या नर्व्स वगैरह भी यहीं से एंटर होती हैं। तो इस जगह का नाम है हाइलस। ये जो अंदर की तरफ पिछकी हुई जगह है ये वाली, इस साइड पे होता है ये हाइलस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलस वेयर ब्लड वेसल्स एंटर द किडनी और लीव द किडनी, दिस इज हाइलस। अच्छा, फिर ये हमने दिखा दी ब्लू कलर की रीनल वेन की एक दो ब्रांचेस दिखा दी, और रीनल आर्टरी जो खून लेके जा रही है ये लेके वापस आएगी। जो वेन है, आर्टरी खून लेके जा रही है, ये रेड कलर की आर्टरी हमने दिखा दी है इसके अंदर। और लास्ट पे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो बाहर आएगा, यूरेटर लेके आएगा। और आखिरी बात छोटी सी वैसे कर देता हूँ, ये अगले टॉपिक में लिखा हुआ है। नेफ्रॉन किडनी के अंदर हमें मिलियंस हैं। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ज़्यादातर ये वाले नेफ्रॉन पड़े होते हैं बॉडी के अंदर, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी। बस इनका डिफरेंस आइडिया दे दूँ आपको, डिफरेंशिएट कर दूँ कि क्या है ये। वो नेफ्रॉन जिनका ज़्यादातर हिस्सा किडनी के कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन whose major part is located in the cortex region of the kidney, they are called cortical nephron. And juxtamedullary nephron, these are the nephron juxta near, which are located near medulla, juxta near medulla, which are located near medulla। स्टार्ट होते हैं उधर कॉर्टेक्स से ही, लेकिन मेडुला के करीब ही कहीं शुरू होके देयर मोस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, मोस्ट पार्ट ऑफ देयर ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन मेडुला। तो नीचे तक लूपिंग डाउन, वो नीचे तक चले गए हुए हैं ये। तो ये लंबे लंबे इनकी ट्यूब्स होती हैं, और इनका फिर कल अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या वजह है। तो ये वाले जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं और ये हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मज़ीद डिटेल फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।